कि यार आईआईटी बॉम्बे के लिए ये एग्जाम है, आईआईटी दिल्ली के लिए एग्जाम है। तो ये 7 आईआईटीज के आगे लोगों को ज्यादा पता नहीं होता है कि 10,000 रैंक 12,000 रैंक में भी आईआईटीज आजकल मिलती है। बिल्कुल डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है जेईई एग्जामिनेशन। ऐसे ही बहुत अलग अलग एग्जामिनेशन और होते हैं जिसके थ्रू स्टेट कॉलेजेस मिलते हैं, मगर जो नेशनल कॉलेजेस होते हैं ना उसके लिए। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है प्रशांत जैन। जेईई एग्जामिनेशन का नाम सुनते ही सब बच्चों के दिमाग में जो सबसे पहली चीज आती है ना वो ये आती है कि यार आईआईटी बॉम्बे के लिए ये एग्जाम है, आईआईटी दिल्ली के लिए एग्जाम है। कुछ बड़े बड़े आईआईटीज की बात दिमाग में आती है। और ऐसा इसलिए है कि जो ऐतिहासिक आईआईटीज है, जो 5 ओल्ड आईआईटीज है, या फिर 2 और जोड़ लीजिए आप लोग, रुड़की और गुवाहाटी, तो ये 7 आईआईटीज के आगे लोगों को ज्यादा पता नहीं होता है। लोगों को यह बात नहीं पता होती है कि 10,000 रैंक 12,000 रैंक में भी आईआईटीज आजकल मिलती है, और 20,000 एनआईटी की रैंक, मतलब 20,000 जेईई मेन के रैंक पर भी आईआईटीज मतलब एनआईटीज मिलती है। तो दोस्तों आज बिल्कुल डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है जेईई एग्जामिनेशन और कौन कौन से कॉलेजेस बेसिकली हम लोगों को इसके थ्रू मिल जाते हैं। तो सबसे पहले देखो आउटपुट की बात करते हैं। हम लोग को ये तो पता ही है कि 14 से 15 लाख बच्चे इस एग्जाम को देते हैं, बट इसके अलावा इंडिया के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उसमें एंट्री के लिए अलग अलग एग्जामिनेशंस भी होते हैं। जैसे WBJEE एक एग्जामिनेशन है जो वेस्ट बंगाल का होता है, MHT CET जो महाराष्ट्र का होता है, KCET जो कर्नाटका का होता है, राइट। तो ऐसे ही बहुत अलग अलग एग्जामिनेशंस और होते हैं जिसके थ्रू स्टेट कॉलेजेस मिलते हैं, मगर जो नेशनल कॉलेजेस होते हैं ना उसके लिए जेईई का एग्जामिनेशन होता है जिसका नाम होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो टोटल इंजीनियरिंग सीट्स की अगर मैं बात करूं तो 17,385 सीट्स है आईआईटीज के अंदर। जो 23 आईआईटीज है उसके अंदर टोटल मिला के 17,385 सीट्स है। और ये सीट्स दोस्तों एमटेक सीट्स नहीं है, मतलब जो गेट के थ्रू मिलती है ना वो सीट्स नहीं है। दीज आर यूजी सीट्स, यूजी सीट्स है ये। उसके बाद अगर मैं एनआईटी की बात करूं तो तकरीबन 24,000 सीट्स है। तो अगर आप यहां देखोगे ना तो 41,000 प्लस सीट्स आप लोग को एनआईटी और आईआईटी को मिलाकर के हो जाती है। फिर कुछ सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, या जिसको GFTIs भी बोलते हैं, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, उसमें 6,000 है। ऑल एंड ऑल 47,000 आप ये मान सकते हो नेशनल सीट्स है। बट होता क्या है, एनआईटीज के अंदर जो है ना अलग अलग तरह का कोटा होता है। एक होता है होम स्टेट कोटा, एक होता है ओपन स्टेट, और एक होता है ऑल इंडिया। तो ऑल इंडिया कोटा बेसिकली जेईई मेन की रैंक के बेसिस पे मिलता है। होम स्टेट कोटा बेसिकली ये होता है कि आप अगर जैसे राजस्थान के हैं तो राजस्थान के अंदर जो MNIT है उसके अंदर आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अदर स्टेट होता है कि आप किसी और स्टेट में जाकर के अप्लाई कर रहे हैं। तो ये 3 तरह के ब्रॉड कोटाज होते हैं। अगर मैं आईआईटीज की बात करूं तो आईआईटीज के सारे कोटा ऑल इंडिया कोटाज है। अब यहां पर है ना जो पिछले कुछ सालों में जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए फीमेल ओनली सीट्स भी इंट्रोड्यूस की गई। फीमेल ओनली। अब होता क्या है ना यार, देखो आईआईटी के अंदर क्या होता है, गर्ल्स हॉस्टल तो बना ही रखा है, गर्ल्स हॉस्टल खाली रह जाता था। सिमिलरली एनआईटीज के अंदर भी जो गर्ल्स हॉस्टल है वो खाली रह जाता था। तो सरकार को ये लगा कि यार कुछ कॉस्ट लग नहीं रही है, सीट्स बढ़ा देते हैं, और ये सुपर न्यूमररी सीट्स बढ़ाई गई। तकरीबन 14% ये रिजर्वेशन है लड़कियों के लिए। और ये अभी भी माना जाता है कि आईआईटीज के अंदर लड़कियों का जाना रिलेटिवली आसान होता है। इन सीट्स के अंदर जो रिजर्वेशन है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं दोस्तों। बेसिकली देखिए 27% ओबीसी है, राइट, 15% एससी है, 7.5% एसटी है। फिर अब देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या होता है ना, विद इन देम इनका PWD रिजर्वेशन भी होता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। और जनरल सीट्स के अंदर 10% जनरल EWS का रिजर्वेशन है, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन। बाकी सारी सीट्स ओपन सीट्स होती है। तो आप देखेंगे 49.5 रिजर्वेशन, 50.5 ओपन है, उसमें से भी 10% जनरल EWS के अंदर चला जाता है। मगर इस रिजर्वेशन के अलावा ये फीमेल ओनली जो है ना, ये सुपर न्यूमररी का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मान लो कभी ऐसा रहा हो कि 86 सीट्स थी तो उसको 100 कर दी गई और बोल दिया गया कि 100 में से 14 लड़कियों के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 14
ही लड़कियां सेलेक्ट हो सकती हैं। अगर लड़कियां ज्यादा है तो वो भी हो सकती है, मगर 14 तो रहेंगी ही सही। सो दिस इज द आइडिया अबाउट रिजर्वेशन, हाउ रिजर्वेशन इज इंप्लीमेंटेड इन दिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं अलग अलग आईआईटीज के अंदर सबसे ज्यादा जो सीट्स है ना वो आईआईटी खड़गपुर के अंदर है। आईआईटी खड़गपुर ओल्डेस्ट आईआईटी है और सबसे ज्यादा ब्रांचेस भी यहां पे। कुछ इसकी ऐसी ब्रांचेस हैं दोस्तों जो बेसिकली ज्यादा बच्चे यूज नहीं करते, जैसे ओशन टेक्नोलॉजी वगैरह है, तो इसलिए काफी सारी सीट्स आईआईटी खड़गपुर की खाली भी रह जाती है। रुड़की की 1353 है, कानपुर 1210, आईआईटी मद्रास 1121, आईआईटी बॉम्बे 1204, आईआईटी दिल्ली का कैंपस सबसे छोटा है। अमंग मेजर आईआईटी सबसे छोटा कैंपस आईआईटी दिल्ली का है। ठीक है, अगर खड़गपुर के कैंपस की बात करें तो 2700 एकड़ का कैंपस है। मुंबई का 550 एकड़ है, राइट। कानपुर का 1300 एकड़ है और दिल्ली का 300 एकड़। तो सबसे छोटा कैंपस बेसिकली, मतलब मेजर आईआईटीज में से दिल्ली का सबसे छोटा कैंपस माना जाता है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अगर मैं आईआईटीज की बात करूं तो यार देखो, सबसे पुरानी आईआईटी आईआईटी खड़गपुर है, बट आईआईटी बॉम्बे जो है ना, इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट सॉट आफ्टर आईआईटी। अभी सबसे ज्यादा बेसिकली जो वैल्यू है आईआईटी बॉम्बे की है। आईआईटी बॉम्बे के साथ क्या ना, देखो एक तो वो ओल्ड आईआईटी है, सारे बॉक्सेस टिक हैं इसके अंदर। एक वो ओल्ड आईआईटी है, ऐसी जगह पर है जो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है, मतलब मेट्रो सिटी के अंदर है। और तीसरा, कैंपस लाइफ बहुत अमेजिंग है। ये तीनों चीजें टिक आईआईटी दिल्ली के लिए भी है, राइट। इस वजह से आईआईटी बॉम्बे दिल्ली दोनों स्टैंड आउट करते हैं। और आईआईटीज के अंदर है ना दोस्तों, आप लोगों को मतलब जानकर के खुशी होगी, बहुत ही सारे हॉस्टल्स होते हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में आप डबल रूम में रहोगे, फोर्थ ईयर में जनरली सिंगल रूम मिल जाता है। सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज वहां पे होती है। आईआईटी दिल्ली के अंदर जैसे क्ले कोर्ट है, आईआईटी बॉम्बे के अंदर क्ले कोर्ट है, 50 मीटर का ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल होता है, फुल लेंथ फुटबॉल ग्राउंड है, फुल लेंथ क्रिकेट ग्राउंड है, फुल लेंथ हॉकी ग्राउंड है, 5-6 स्क्वॉश कोर्ट्स हैं, 6-7 बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, वॉलीबॉल कोर्ट है। मतलब जो चीज आप समझ पाओगे ना, सब चीजें। ओपन ईयर थिएटर्स होते हैं, ओपन ईयर थिएटर जहां पे लाइव कॉन्सर्ट्स होते हैं, ड्रामा के लिए रूम्स है, डांस रूम्स है, जिम खाना है जिसको जिम खाना बोलते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग एमिनिटीज बेसिकली आईआईटीज के अंदर होती हैं। दे आर नथिंग शॉर्ट ऑफ वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स, राइट। तो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स होते हैं। फिर कुछ आईआईटीज है जो बहुत सीनिक भी है, जैसे आईआईटी गुवाहाटी बहुत सीनिक है, राइट, बहुत ही सीनिक आईआईटी है। आईआईटी बॉम्बे की जो लाइब्रेरी है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइब्रेरी। तो ऐसे हर जगह के लिए कुछ ना कुछ है। जो सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज है ना, वो आईआईटी रुड़की है। ठीक है, आईआईटी रुड़की थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग था। सिविल एक समय पे आईआईटी रुड़की की जो सिविल है ना, वो गोल्ड माइन मानी जाती थी, बहुत ही अमेजिंग मानी जाती थी। कहते थे कि यार सिविल किया ना तुमने आईआईटी रुड़की से, तो बहुत ही बड़ी बात थी। तो आज जो बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स हैं ना, जो बड़े बड़े सिविल इंजीनियर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज में है, बड़े बड़े रियल एस्टेट्स के अंदर है, वो आईआईटी रुड़की से ग्रेजुएट हुआ करते थे एक समय पे। ठीक है, अब क्या है ना, कंप्यूटर साइंस की बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई है, तो इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो ये है कुल मिला के जो मेजर आईआईटीज है, मेजर 7 आईआईटीज जो है ना, उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन है। अब अगर मैं जेई मेन की इंफॉर्मेशन के बारे में बात करूं, यार जेई मेन में एक्चुअली एलिजिबिलिटी क्या है, तो जेई मेन के अंदर दोस्तों जो भी 2026 का एग्जामिनेशन होगा ना, उसमें मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं बच्चे। जिसने 12th 2024 में दे रखी हो या 25 में दे रखी हो या 26 में अपीयर कर रहा है, तो 3 ही अटेम्प्ट जेई मेन के अंदर होते हैं। जेई एडवांस में 2 ही अटेम्प्ट होते हैं। एज लिमिट, जेई मेन 2025 के अंदर कोई भी एज लिमिट नहीं है फॉर द कैंडिडेट। हाउएवर कैंडिडेट्स में बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एज क्राइटेरिया ऑफ इंस्टीट्यूट इन विच दे आर टेकिंग एडमिशन। मतलब अगर कोई बच्चा 12वीं क्लास के अंदर है और 21 साल का है तो वो हो सकता है, इट डज नॉट मैटर। ईयर ऑफ पासिंग, मस्ट हैव पास्ड द क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 24, 25 और 26, ये सही है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट अलाउड होंगे। सब्जेक्ट मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। एग्जाम बोर्ड, एग्जाम मोड क्या होता है, कंप्यूटर, वो ये होता है। अब इसके अंदर जो पैटर्न है, हर सब्जेक्ट में 20 एससीक्यू आते हैं और 5 इंटीजर आएंगे। पहले बीच में कोविड की वजह से ऑप्शनल क्वेश्चंस रख दिए गए थे, अब ऑप्शनल क्वेश्चंस डिलीट हो चुके हैं। मतलब 75 कंपलसरी क्वेश्चंस ही अब आते हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ जो है वो रिड्यूस हुई है
और बच्चों को अब एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस करने होते हैं जो दे रखे, कुछ भी ऑप्शनल नहीं होता है। इस वजह से पेपर का लेवल भी, जो इंटीजर का जो लेवल है वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, टू रैशनलाइज इट, राइट। और पेपर नीडलेस टू मेंशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। जेई मेन और जेई एडवांस दोनों ही बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो हर एक बच्चे के पास सफिशिएंट प्रैक्टिस होनी चाहिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को देने की। टर्मिनल कैसे वर्क करता है, किस तरह का इंटरफेस होता है, तो हर एक बच्चे को कम से कम 10 टेस्ट जेई मेन एग्जामिनेशन से पहले देने चाहिए कंप्यूटर बेस्ड के अंदर, ठीक है। तो हमारी जो AITS है वो भी आप लोग इसमें परचेज कर सकते हैं। जो AITS है अनअकैडमी की, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होती है, ठीक है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया 3 घंटे का ड्यूरेशन होता है। इंग्लिश ये लैंग्वेजेस में होता है, इंग्लिश, हिंदी, आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इन भाषाओं में जेई का एग्जामिनेशन हो सकता है। आप कोई भी एग्जामिनेशन ऑप्ट कर सकते हो। इसके अंदर 4,-1 नेगेटिव मार्किंग होती है ना। 4+ मतलब अगर सही होता है तो 4, ब्लैंक छोड़ते हो तो 0, अगर गलत मार्क कर देते हो तो -1 होती है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के अंदर 2 सेक्शन होते हैं, 20 सिंगल चॉइस के और 5 इंटीजर के। मार्किंग स्कीम जैसा मैंने आपको बताया +4 और -1 होता है। अगर तकरीबन बात करें तो ग्रेटर देन इक्वल टू 180 पर आपकी सेफली 99 परसेंटाइल आ जाती है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 260 पर आपकी सेफली 99.9 परसेंटाइल आ जाती है। परसेंटाइल का मतलब आप समझ लीजिए दोस्तों, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है ना, 99.9 परसेंटाइल पर आपकी टॉप 1600 में रैंक आती है, और 99 परसेंटाइल पर आपकी टॉप 16,000 के अंदर रैंक आती है, राइट। और आप लोगों ने देख लिया था कि इसमें से देखो काफी सारे बच्चे जेई के मतलब IIT के कॉलेजेस में चले जाएंगे, तो टॉप 16,000 अगर रैंक आती है आपकी तो आपको अच्छी NIT मिल सकती है। तो 99% इसलिए गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है कि अगर आपकी 99 परसेंटाइल या उसके ऊपर जेई मेन के अंदर आ रही है तो आपको एक अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच का ऑप्शन मिल जाएगा, ताकि आप अपना जो करियर है वो अच्छा बना सकते हैं, राइट। तो ये बेसिकली इसके बारे में हो गया। अब जेई एडवांस के बारे में बात कर लेते हैं। जेई मेन एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है जेई एडवांस के लिए। मतलब आपको तकरीबन, अगर आप जनरल स्टूडेंट है ना, तो 93 परसेंटाइल से ऊपर लेकर के आना पड़ेगा, तभी जाके आप जेई एडवांस दे पाओगे। ये तकरीबन मैं आपको बता रहा हूं, तभी आप जेई एडवांस 2,48,000 बच्चे एलिजिबल होते हैं देने के लिए। तो मतलब जैसे मैंने बताया था जेई मेन तकरीबन 15-16 लाख बच्चे देते हैं, उन 15-16 लाख बच्चों में से तकरीबन 2,48,000 बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं जेई एडवांस देने के लिए, ठीक है। तो अब आप सोच करके देखो कि 2,48,000 में से 17,000 सीट्स के लिए बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो तकरीबन 7% सिलेक्शन रेशियो है, 7% सिलेक्शन रेशियो है, राइट। बट लार्जली सब लोग इसको 14 से ही देखते हैं, मतलब 14 लाख स्टूडेंट से देखते हैं। मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा, कोचिंग जाने वाले बच्चों में से हर 20 में से एक बच्चा सेलेक्ट होता है। मतलब ओवरऑल बता रहा हूं, जैसे 14 लाख में से आप सोच के देखो, 14 लाख में से जैसे 17,000 सीट से, तो ये तकरीबन 1.2% सिलेक्शन रेट आ गई। बट जो भी बच्चे कोचिंग, यूट्यूब या फिर कुछ भी करते हैं, उनके अगर रिजल्ट्स देखें ना तो 5% तकरीबन बच्चे उनके सेलेक्ट होते हैं। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि कोचिंग जाने से 4 गुना चांसेस हो जाते हैं सिलेक्शन होने के, राइट। 4 गुना चांसेस हो जाते हैं सिलेक्शन होने के। तो जैसे अभी अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन है, वो लेकर भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, तो उसके जो भी बेस्ट ऑफर्स है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक में अवेलेबल है। और ये एक फैक्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें काफी अलग चीजें होती हैं, केवल एनसीईआरटी से होता नहीं है। जैसे जेई मेन के अंदर क्या होता है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री काफी हद तक एनसीईआरटी से आती है, बट जेई मेन की मैथमेटिक्स और जेई एडवांस की मैथमेटिक्स के लेवल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जेई मेन का पेपर काफी लेंदी आता है मैथमेटिक्स का, और जेई एडवांस के कुछ पेपर से तो टफ होता है जेई मेन का पेपर। अब यहां पे केवल 2 ही अटेम्प्ट होते हैं, 2025 और 2026 में जिन्होंने 12वीं दी है वही बच्चे एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। केवल 2 अटेम्प्ट अलाउड है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आती है, और इसका जो पेपर पैटर्न है ना वो हमेशा सरप्राइज होता है। लार्जली जैसे इस साल 16 क्वेश्चन है, 17 into 3,
51 क्वेश्चन पर पेपर आते हैं और ये 2 शिफ्ट में होता है। 2 शिफ्ट मतलब 9 से 12 और 2:30 से 5:30। अब जेई मेन में क्या होता है ना दोस्तों, जेई मेन और इसमें क्या फर्क है? जेई मेन में आपका क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 9 से 12 एक शिफ्ट होती है और 3 से 6 PM दूसरी शिफ्ट होती है। ये जेई मेन का हिसाब किताब है। अब इसमें क्या होगा ना, आपको इनमें से कोई एक शिफ्ट देनी है। किसी एक शिफ्ट में 3 घंटे का पेपर आपको देना है, फिर उसी शिफ्ट में से आपकी परसेंटाइल आएगी। तो जैसे इस शिफ्ट के अंदर मान लीजिए 1000 बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया और इन 1000 बच्चों में आपकी 11th रैंक है, तो आपसे कितने बच्चे पीछे हैं? 989 बच्चे पीछे, तो आपकी 98.9 परसेंटाइल आएगी। ये होता है दोस्तों हिसाब किताब, ये हिसाब किताब होता है। इसको ऐसे परसेंटाइल कैलकुलेट करते हैं। फिर हर शिफ्ट के बच्चों की परसेंटाइल जो स्कोर्स होते हैं ना, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाला जाता है और उसके हिसाब से रैंकिंग निकाली जाती है, राइट? तो जैसे मान लीजिए कि इस शिफ्ट में कोई फर्स्ट रैंक है और इस शिफ्ट में कोई फर्स्ट रैंक है, तो दोनों की 100 परसेंटाइल मानी जाएगी, दोनों की 100 परसेंटाइल मानी जाएगी। फिर जो टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया होता है ना, वो हर साल डिफाइंड होता है। कभी ऐसा होता है कि एज के हिसाब से होता है, कभी ऐसा होता है कि भाई मैथ्स के अंदर जिसकी बेटर परसेंटाइल है उसकी बेटर रैंक आएगी, तो वो हमेशा डिक्लेयर किया जाता है, राइट? मगर जेईई एडवांस के अंदर ये दोनों पेपर आपको देना है। जेईई एडवांस इकलौता ऐसा एग्जामिनेशन है अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जिसमें एक ही दिन में 6 घंटे का पेपर देना होता है। जैसे एक और पेपर है ISI का, UGA UGB दोनों देने पड़ते हैं, 4 घंटे का पेपर होता है, बट ये पेपर 6 घंटे का होता है। तो आपका केवल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चेक नहीं हो रहा है इन तीनों सब्जेक्ट का, आपका पेशेंस और स्टैमिना भी चेक होता है इसके अंदर, कि आपके अंदर कितना स्टैमिना ये भी चेक होता है। दूसरी बात ये है कि आपको ये नहीं पता है कि 17 क्वेश्चन कैसे आएंगे। लार्जली जो कैटेगरीज आती है ना, MCQ दोनों पेपर में आता है, ठीक है, MCQ दोनों में आता है, SCQ किसी एक में आएगा, न्यूमेरिकल के अंदर क्या होता है, डेसिमल में भी आंसर आता है, ये एक में आता है। फिर इंटीजर, जिसमें क्या होता है कि इंटीजर आंसर आ सकता है, 0 से 9 भी आ जाता है, कभी 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 बड़ा भी आ जाता है। फिर लिस्ट मैचिंग आता है, कभी कभी कॉम्प्रिहेंशन आता है। तो ऐसे अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बेसिकली आते हैं। MCQ एक ऐसा है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। इसमें 4 ऑप्शन में से कितने भी करेक्ट हो सकते हैं, और फिर इसमें यह रहता है कि अगर एक करेक्ट आपने किया तो 1 नंबर मिल जाएगा, 2 करेक्ट किए तो 2 मिल जाएंगे। अगर मान लो, जैसे मान लीजिए ABC आंसर है ना, अब आपने A मार्क किया 1 मिला, AB मार्क किया 1 मिला, ABC मार्क किया, AB मार्क किया 2 मिला, ABC मार्क कर दिया 4 मिल गया, 4 नंबर का होता है। बट गलती से अगर आपने ABD मार्क कर दिया तो आपके -2 हो जाएंगे। तो इसमें पार्शियल मार्किंग होती है MCQ के अंदर, बाकी सब स्टैंडर्ड होता है। जैसे SCQ में 3, -1 रहेगा, अटेम्प्ट करने पे 3 मिलेंगे, गलत कर दिया तो -1। न्यूमेरिकल के अंदर जनरली नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 3,0 होता है। और लार्जली पिछले कुछ सालों से ओवरऑल जो वेटेज आ रहा है वो 360 नंबर का आ रहा है। पेपर 1 180 नंबर, दूसरा पेपर 180 नंबर, राइट? इसके अंदर जो फर्स्ट रैंक है वो हमेशा 320 प्लस आती है आजकल, बट AIR1 के स्कोर का इंटू 50% कर लो आप, उस पर बहुत अच्छी सीट मिल जाती है। मतलब जैसे 160 मार्क्स पर बहुत अच्छी सीट IIT की अच्छी ब्रांच ऑप्शन के साथ मिल जाएगी आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आती है इसके अंदर, ठीक है? तो ये एग्जाम मोड हो गया, ये सब चीजें हो गई। तो जैसा मैंने आपको बताया, जेईई एडवांस के अंदर 2 पेपर पैटर्न होंगे, क्वेश्चन बोथ इंग्लिश और हिंदी में होगा, मोर देन 1 करेक्ट, सिंगल चॉइस, कुछ भी आ सकता है इसके अंदर, और ये सब चीजें, ठीक है? जैसे देखो ये है ना, ये एक किसी पर्टिकुलर पेपर का निकाला है, इसके अंदर जैसे 17 क्वेश्चन आए थे, तो 17 क्वेश्चन इस तरह से होते हैं, 4 सेक्शन है, एक पेपर 4 सेक्शन में बटा हुआ है। पहले सेक्शन में 4 है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 6 है, चौथे में 4 क्वेश्चन, इस तरीके से अलग अलग आता है। तो इसके अंदर क्या है ना, वो हमेशा सरप्राइज होता है पैटर्न, और बच्चे को उसी दिन पता चलता है। इसी वजह से इसको मोस्ट टफेस्ट अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएशन, राइट? तो ये चीज है दोस्तों। और बाकी ये मार्किंग स्कीम मैंने आप लोगों को बताई दी है। जो पार्शियल मार्किंग स्कीम होती है ना, वो इस तरह से
अगर आप ध्यान से देखोगे तो +4 अगर सारे ऑप्शन करेक्ट है तो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपने करेक्ट किए, मतलब किसी क्वेश्चन का आंसर ABCD है और आपने ABC मार्क कर दिया तो +3 उसमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये मार्किंग स्कीम है जो मैंने आपको बताया। फिर ऐसे ही हर एक की सिंगल चॉइस की मैंने आपको बताई। नॉन नेगेटिव इंटीजर के अंदर 4 और 0 होता है, इनकरेक्ट का 0, बट ये चेंज हो सकता है, इट इज नॉट फिक्स्ड। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स्ड होंगी, ये पिछले कुछ सालों में जो आ रहा है वो मैं बता रहा हूं, पिछले कुछ सालों में जो आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ऑल एंड ऑल अगर डिफिकल्टी की हम बात करें तो जेई एडवांस, ठीक है, जेई मेन, राइट, और नीट तीनों ले लेते हैं। ठीक है, राइट। तो अगर मैं मैथ्स की बात करूं, मैथ जेई एडवांस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैथ जेई मेन, बट इक्वल टू मैंने लगाया इसका मतलब, बट इसमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी होती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। फिजिक्स जेई एडवांस इज ग्रेटर देन फिजिक्स जेई मेन, काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। फिजिक्स केमिस्ट्री जेई एडवांस इज ग्रेटर देन केमिस्ट्री जेई मेन। अब पिछले साल में क्या हुआ कि जो नीट की फिजिक्स थी ना, फिजिक्स ऑफ नीट इज ग्रेटर देन फिजिक्स ऑफ जेई मेन, और यहां पे फिजिक्स ऑफ जेई एडवांस। ये इनइक्वालिटीज आप लोगों को समझनी है ताकि रिलेटिव वेटेज आपको समझ में आए। इसका मतलब ये है कि अगर आपको जेई मेन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ना, तो आप नीट के फिजिक्स के PYQs भी कर सकते हो, और आप लोग को जो चीज समझनी है ना, इन जनरल भी 2021 से 2024 के जेई मेन PYQs करना कंपलसरी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि किस तरह का पेपर आता है। और मेन ये है दोस्तों कि अगर मैं सिंपल ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को दे रहा हूं, अगर आपके ग्रेटर देन 40% आते हैं पेपर में, मतलब 120 आउट ऑफ 300 जेई मेन में और 144 आउट ऑफ 360 इन जेई एडवांस में, तो आपका भविष्य बहुत बढ़िया है, कुछ ना कुछ इसके अंदर डेफिनेटली मिल जाएगा। तो आपको ये मार्क्स समझने चाहिए। हर एक बच्चे को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसको 270 280 नंबर लेकर के आने। आप अपना लेवल पहचानिए और इसमें आप बहुत इजीली इजाफा कर सकते हैं अगर PYQs की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो। क्योंकि जेई मेन का खासकर जो मैथमेटिक्स का पेपर है ना, 25 में से 16-17 क्वेश्चन PYQs पर ही मॉडल आते हैं। तो आपको ये चीज समझनी है और उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। आई होप ये जो एलिमेंट्री वीडियो है ना, इसके थ्रू आप लोगों को पूरा आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से जेई मेन का एग्जामिनेशन होता है, किस तरह से जेई एडवांस का एग्जामिनेशन होता है। टेंटेटिव टाइमलाइन यही आप मान लीजिए, जनवरी 21 से 30 जेई मेन 1 होगा, अप्रैल 1 से 10 जेई मेन 2 होता है। इन दोनों में से जो बेस्ट परसेंटाइल आपकी आएगी ना, उसी के बेसिस पर आपको ये डिसाइड होगा कि जेई एडवांस में जाना है या नहीं जाना है। अब मान लेते हैं आपकी, देखिए दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की 99.2 परसेंटाइल आई, राइट, और इस बच्चे की मान लीजिए 13,000 रैंक आ गई है, 13,000 रैंक आ गई है। ठीक है, तो इस रैंक के बेसिस पर, ये जेई मेन की रैंक होती है, जेई मेन की रैंक के बेसिस पर उसको NITs, IIITs ये सब मिलेगा। फिर ये बच्चा जेई एडवांस भी देगा। जेई एडवांस एग्जामिनेशन में इसकी मान लो 10,000 रैंक आई, तो ये 10,000 रैंक के बेसिस पर इसको IIT मिलेगा। और ये सारा कार्यक्रम कौन करता है? जोसा, जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। इसकी जिम्मेदारी होती है काउंसलिंग करवाने की। ये सारी की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, बच्चे को घर बैठे करनी होती है। ठीक है, अब जेई से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स है ना, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ताकि हम इसका फॉलोअप वीडियो बनाएंगे। और अगर आप लोग को ये अच्छा लगा हो तो सभी जगह प्लीज शेयर कर दीजिए। लेट्स क्रैक इट।